यूट्यूब और या फेसबुक, इंस्टाग्राम ये कोई करियर नहीं है। ट्रू। ये एक प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने मार्केटिंग की बात करी, एक प्लेटफॉर्म है। एग्जांपल ले लीजिए, संदीप महेश्वरी से यूट्यूब ने कहा कि अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करेंगे फिर भी हम आपके चैनल पे ऐड चलाएंगे। उन्होंने कहा बंद कर दो हमारा चैनल, हम अपना प्लेटफॉर्म खुद खोल लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्किल है जिससे लोग उनसे अट्रैक्ट हो रखे हैं। तो हमेशा आप यूट्यूबर बनना है इस पे फोकस ना करके पहले अपनी एक स्किल पे काम करिए। कोई भी एक स्किल हो सकती है आपकी। स्किल का बहुत बड़ा बोलबाला है आने वाले भारत में। भारत के लोगों को समझ आ जाएगा कि जो हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता है उससे पैसों का कोई वास्ता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे। दोस्तों, जर्नी चल रही है और मंजिल तक पहुंचना है, और मंजिल तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु की जरूरत होती है। आज बहुत सारे लोग मुझसे कई बार सवाल पूछते हैं, सर YouTube की जर्नी में कैसे आगे बढ़ें, कैसे एक क्रिएटर बन पाएं, और क्रिएटर की जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को कैसे दूर करें। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं YouTube पे तो बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं, लेकिन फिर भी दोस्तों कहूंगा कि क्रिएटर्स को गाइड करने के लिए जो 100% ऑथेंटिक पर्सन, जो कि दिन रात क्रिएटर्स के लिए ही डेडिकेटेड है, ऐसे किसी पर्सन को मैं बुलाना चाहता था ताकि उनसे हम सीख सकें कि कैसे हम भी बहुत आगे बढ़ सकें और अपने YouTube की जर्नी को या फिर और भी प्लेटफॉर्म्स पे जो हम क्रिएट कर रहे हैं उस जर्नी को पावरफुल बना सकें। बट उससे पहले दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वादा करें कि ये वीडियो आपको फ्री में मिल रहा है तो आप जैसे लाखों को फ्री में मिलना चाहिए। तो इसको शेयर करने का प्रॉमिस करेंगे तो ही मैं अमरीश जी को आप लोगों के सामने लाऊंगा। दोस्तों, आई वुड लाइक यू टू मीट वन एंड ओनली द चैंपियन क्रिएटर, जो कि एक ही मिशन में लगे हुए हैं, क्रिएटर बनाने के मिशन में। आइए स्वागत करते हैं और मिलते हैं अमरीश जी से, जो कि एक जबरदस्त क्रिएटर हैं। इन्होंने 2016 से YouTube की जर्नी शुरू की, तब से आज तक हजारों क्रिएटर्स को हेल्प कर चुके हैं। संदीप माहेश्वरी जी के शो हो या फिर इंडिया में क्रिएटर्स कार्निवल, जो कि सबसे बड़ा क्रिएटर फेस्टिवल हो, वो क्रिएट अमरीश जी ने किया है और बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं और हजारों क्रिएटर्स को हेल्प करते हैं। अमरीश जी का स्वागत करते हैं। अमरीश जी, हाउ आर यू डूइंग सर? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। Great. और ऑल गुड, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं अपने बारे में सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली कि यार कभी हार्ड वर्क पे ऑफ जब कहते हैं कि जब सामने वाला आपके बारे में बोले, बहुत अच्छा लगता है कि हमने एक क्रिएटर इकोनॉमी में एक कुछ तो एक वन स्टेप आगे बढ़े कि अगर आप कुछ कह पा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग्स है। नहीं अमरीश जी, मैं आपको बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूं, स्पेशली क्रिएटर्स की जर्नी में, बट मुझे बहुत कम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि वो लोग सब 80% लोग अपने कंटेंट को लेके डेफिनेटली ऑब्सेस्ड हैं, दे आर डूइंग ग्रेट, बट आप हर एक क्रिएटर को आगे बढ़ाने के लिए ऑब्सेस्ड हो, और ये आप में यूनिक है, और ये आपकी पर्सनालिटी में झलकता है, आपकी स्माइल में झलकता है, आपकी प्रेजेंस में झलकता है। एंड आपके कारण 5000 क्रिएटर एक हॉल में आए। उसी दिन मुझे लगा था कि आपका इंटरव्यू जल्दी से जल्दी करना है। सो एनीवेज अमरीश जी, आपकी जर्नी क्या रही है वो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे पता है आज जो आप हैं उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क रहा है एंड बहुत सारे सेक्रीफाइसेस रहे हैं। तो आपके मुंह से सुनना चाहेंगे अगले 3 से 4 मिनट में कि आपकी जर्नी क्या रही है एंड व्हाट मेड यू चेंज। थैंक यू सर। मैं आपको थोड़ा सा अपना पास्ट बताता हूँ। 7th क्लास में मैं दिल्ली आया। उससे पहले फादर यहाँ पे थे तो हम लोग गांव में रहा करते थे। दुनिया क्या होती है मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता था कि मेरे पिताजी बहुत से गांव के लोगों को दिल्ली लाते हैं और एक स्पोर्ट्स की कंपनी होती है फैक्ट्री में, वहाँ वो जॉब लगा देते हैं जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते। मेरा भी सपना था बस 10th करना है, वहीं जाना है, अपने चाचा लोगों के साथ जो मेरे गाँव से गए हुए थे उनके साथ पूरी जीवन जीनी है, क्योंकि जो गाँव में चकाचौंध थी ना दोस्त यार, वो कम होते जाते थे। करेक्ट। वो आ रहे थे, वो दिल्ली आ रहे थे जी। तो मेरी सिस्टर की शादी हुई, फादर ने दिल्ली में हम सबको भी लेके आ गए और यहाँ पे मैंने 7th क्लास में एडमिशन लेना शुरू करा। आपको जान के हैरानी होगी, मैं 7th क्लास में 3 बार फेल हुआ। क्या बात कर रहे हैं? मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं सुना जो 7th में फेल हुआ है। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, आपको हैरानी होगी क्योंकि जब मैं बहुत गाँव में था तो 7th क्लास में था, सबने कहा वो बहुत छोटा है, इसको दोबारा डालो, तो दोबारा डाल दिया। तो 2 बार तो मैं गाँव में रह गया। जब मैं तीसरी बार दिल्ली में आया तो मास्टर ने बोला इसे कुछ भी नहीं आता, इसे 1 साल और डाल लो। तो मैं 3 बार 7th में रहा। जब मैं 7th में भी था तो कंपार्टमेंट से मैं पास हो पाया। मतलब ये हालत थी मेरी अपने टाइम की 7th जब मैं दिल्ली में आया। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि
लोग मुझे क्रिटिसाइज बहुत करते थे जी। कि इसके फादर ड्राइवर हैं तो ड्राइवर का बेटा क्या बनेगा। इनफैक्ट पीठ पीछे तो दूर की बात, मेरे मुंह पे ही बोलते थे। और खैर वही लोग बोलते थे जो ड्राइवर थे, क्योंकि मेरे फादर के और मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सब जनरली किसी कंपनी में ड्राइविंग की ही जॉब करा करते हैं। ओके। तो वो कहते थे कि ड्राइवर का बेटा क्या बनेगा। तो कई बच्चे उस चीज को गुस्से में तो मैं दिखाता था एग्रेसिव उस टाइम, लेकिन एक बंद कमरे में मैं मोटिवेशन बुक पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। Okay. स्वेट मॉडर्न की किताब मैं उस टाइम पढ़ा करता था, है ना, किसी रेड लाइट से मैंने खरीदी थी। तो वो मेरे अंदर ना मेरे रोंगटे खड़े कर देती थी, गूज बम्स। तो मुझे समझ नहीं आता था कि इस किताब में ऐसा क्या है जो बदलाव लाता है। तो बाहर से एक चंचल बदमाश टाइप का बच्चा, है ना, किसी से भी लड़ लेना, किसी की बातों में तुरंत रिप्लाई कर देना, तो लोग मुझे बदमाश समझते थे। लेकिन वो जो बुक्स में पढ़ता था, मुझे लगता है आज उसी की वजह से आज मेरे जीवन में जितने भी बदलाव आए तो वो सब हुए। तो फिर चीज़ें ऐसी चलती रहीं और फिर मैं कहीं ना कहीं मैंने 10th में जैसे ही पहुंचा तो मेरी माता जी का देहांत हो गया उस समय। अच्छा। तो ये मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा चेंज आया, ठहराव बहुत आया। पहले मैं बहुत एग्रेसिव बच्चा था, तो फिर पिताजी भी बहुत यंग थे। सबने पिताजी को कहा कि भाई आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो पापा ने कहा नहीं, मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, अब मैं नहीं करूँगा। तो मेरी दादी ने कहा, क्योंकि दादी गांव से थी और 17 की एज का मैं था, उन्होंने कहा तुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो मैंने भी शादी कर ली 17 में। जी। तो 17 साल के थे आप? माय गॉड। तो 17 साल की उम्र में मैंने शादी कर ली और मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव रही। शादी हो गई आई और आज तक वो मेरे साथ है। वाइफ कितने साल की थी? वो मेरे से 1 साल बड़ी। अच्छा। वो 18 की। हम एक दूसरे को जानते भी थे गांव में, थोड़ा पहले से रिलेटिव्स में थे। तो इतनी सपोर्टिव थी कि आज तक वो मेरे साथ रही। शादी के बाद बीच बीच में आना जाना कभी रहा, बट हमेशा मेरे साथ रही। कभी भी हनीमून नहीं हुआ, कहीं घूमने नहीं गए, कोई ट्रिप नहीं हुआ। उसने हमेशा सपोर्ट किया कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो मैंने 11th करी, 12th करी, फिर मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू करा, जो बेसिक नीड होती है। एक कहते हैं ना कि आप कैसे अर्निंग स्टार्ट करोगे। तो 12th के बाद मैंने फिर ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा। फिर मैंने सीए की कोचिंग ज्वाइन करी। तो मैंने देखा कि मैं ट्यूशन जो पढ़ा रहा हूँ बड़ी शिद्दत से पढ़ाता था मैं जी। तो जो लोग सीए थे वो भी मेरे पास आते थे कि अमरीश जी कोई ट्यूशन हो तो बताइएगा। तो मैंने कहा 4-5 साल की जर्नी में तय करके दोबारा मुझे ये ट्यूशन लाइन में ही आना है, तो क्यों ना मैं सीए छोड़ के इसी में मन लगा के मेहनत की जाए। तो 1-2 साल मैंने दिल्ली के टॉप स्कूल डीपीएस, आरके पुरम हो गया, मथुरा रोड हो गया, इनके बच्चे पढ़ाए और 97-98 मार्क्स आ गए। तो उसके बाद मुझे डिग्री बताने में शर्म महसूस नहीं होती थी। इनफैक्ट मैं बच्चों को कहता भी था कि मुझसे क्यों पढ़ रहा, 12वीं पास हूं खाली। तो बच्चा भी कहता है सर आपसे ही पढ़ना है। तो मेरी एक 8-10 साल की जर्नी वहां रही। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब में आया। यूट्यूब में आप कौन से साल में आए? ये 2016 की बात है। क्या हुआ कि एक स्टूडेंट था, उसने कहा सर आप ये जो पढ़ाते हैं इसको यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते हैं? जी। मैंने कहा यार यूट्यूब पे क्या होता है, मुझे यूट्यूबर शब्द भी नहीं मालूम था। ट्रू। तो क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट थे वो जनरली डीपीएस, पाथवेज, जीडी गोइंका ऐसे स्कूल्स थे। तो वो फॉरेन के यूट्यूबर्स की वीडियो देखते थे, जैसे लोगन पॉल हो गया, उस टाइम प्यूडीपाई हो गया, तो इसकी वीडियोस देखा करते थे। तो उसने मुझे वीडियो दिखाई तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं रिलेट कैसे करूं। एक प्यूडीपाई जो गेमर है, मैं यहाँ मास्टर आदमी शर्ट लगा के पैंट पहन के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और प्यूडीपाई की तरह यो मैं नहीं कर पाता था वहां पे। इनफैक्ट जब मेरे को भी पहली बार यूट्यूब के बारे में पता चला, मैंने कहा यार ये यूट्यूब तो कैसे हर किसी का वीडियो कैसे वायरल हो जाएगा, क्यों देख लेगा, ये अपने लिए नहीं है। और कभी ध्यान ही नहीं दिया और बहुत लेट ध्यान दिया, 2019 में ध्यान देना शुरू किया। It was too late. मुझे लगता है मेरा आज भी। I think 2016 था। तो मैंने एक आध वीडियो अकाउंट्स की पढ़ा के डाली, बट मैंने 10 साल से पढ़ाते पढ़ाते मैं उस प्रोफेशन थोड़ा बोर भी हो गया था। एक ही काम हर इंसान बार बार करता है, वो जाहिर सी बात है थोड़ा बोरियत बनाता है उसके अंदर। तो फिर मैंने देखा कि यार और बाकी क्या कर रहे हैं इंडिया में क्रिएटर्स। तो कुछ क्रिएटर को देखा जो यार टेक की वीडियोस बनाते हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स थे उस टाइम, उनकी वीडियोस नजर में आई। तो फिर हमने भी, क्योंकि मास्टर आदमी कहते हैं ना जब कुछ नहीं करता वो मास्टर बनता है, और मास्टर बनने के बाद वो मोटिवेशनल स्पीकर जरूर बनता है। तो क्योंकि वो बच्चों को 30 मिनट पढ़ा रहा है, 30 मिनट उसको मोटिवेट करना है। तो मेरे अंदर वो था सर, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं स्वेट मॉडर्न और शिव खेरा सर की बुक पढ़ी थी। तो उन सब बुक पढ़ के मैं आगे आया था। तो फिर मैंने यूट्यूब पे वॉइस ओवर में, क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड नहीं था इतना बढ़िया, आज हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, मैं गिन नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे कितने कैमरे हैं। करेक्ट। मैं आपको सच बताऊँ उस टाइम कैमरा ही नहीं था मेरे पास। हाँ। तो डिफरेंस यही है कि यही तरक्की अगर आप कह लें कि जी। बदलाव यही है। तो मैंने शुरुआत करी छोटे से मोबाइल के कैमरे से वीडियोस बनाना 16-17। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि यहाँ यूट्यूब पे एक निश, आपको किसी निश में वीडियोस बनानी होती है। तो मैंने करियर काउंसलिंग से पहले वीडियो बनाना शुरू करी, फिर मैंने यूट्यूब को एक्सप्लोर किया और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ा। वाओ, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि ये समझ पाना कि ऑडियो से वीडियो बनाया जा सकता है। राइट। और आपने वहां से शुरू कर दी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब की जर्नी
वैसे तो पता तो चल गया था 15-16 से ही, लेकिन कभी शुरू की इसलिए नहीं की यार कैसे बनाएंगे वीडियो, अरे कौन एडिट करेगा, कहाँ से लाएंगे कैमरा, अरे कैमरा महंगा आएगा, ये महंगा आएगा, वो मतलब ऐसा सोचते सोचते आज बड़ा दुख होता है कि काश उसको 2016 में कर देते। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। तो अभी आप ये बताइए सर कि आज कई ऐसे लोग हैं जो आज भी शुरू नहीं कर रहे, हमें लग रहा है कि हम तो लेट हैं, लेकिन कई लोग अभी भी बहुत लेट हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं उनसे कि वो अभी पेपर पे नोट डाउन करें जिन भी उनका फेवरेट क्रिएटर्स हैं जी। हर एक का फेवरेट जोन होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मोटिवेशनल स्पीकर, कई ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं। आप काउंट करिए कि 140 करोड़ की आबादी में कितने यूट्यूबर्स मोटिवेशन स्पीकर है जिनको आप जानते हैं, जिन पे मुश्किल से 10-12 से ज्यादा लोग नहीं बता रहे नाम होंगे। अब मैं इतना जानना चाहता हूं कि इतने लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या सिर्फ 10 लोग ही चाहिए? नहीं, लाखों लोग चाहिए। ट्रू। तो अभी भी वो काउंट्स बहुत बाकी है। हम इनकी वीडियो इतना देख के ऑब्सेस्ड हो गए, हमें लगता है आपकी वीडियो नहीं चलेगी तो वो सोचेगा अरे आप क्रिएटर नहीं चल रहे हैं, है ना, आप क्रिएटर ही नहीं चल रहे, आपकी चले ना चले उनको लगता है यूट्यूब बंद हो गया, बेकार हो गया। अब देखो यूट्यूब पे वीडियो नहीं चल रही, बट ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे क्या, इनफैक्ट अगर आप स्टैट्स देखें क्रिएटर इकोनॉमी की, तो इंडिया में पेनिट्रेशन रेट इंटरनेट का भी सही से नहीं हुआ है। क्रिएटर इकोनॉमी की तो बहुत दूर की बात है। ट्रू। अभी इंटरनेट जहां पहुंचा है वहां पे लोग अभी लर्न कर रहे हैं सिर्फ फेसबुक को। अब आज हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं फेसबुक पे जो समझ नहीं आती क्या बना रहे हैं लोग। कुछ ड्रामेटिकल वीडियो बनाते हैं वो लोग, किसी की शादी हो गई तोड़ लिया, है ना, तो हम देख के हंसते हैं दिल्ली में बैठ के, क्योंकि हम मेट्रो सिटी में हैं। लेकिन बिहार के या झारखंड के, उड़ीसा के, ऐसे कई जगहों पे लोगों को यूट्यूब तक नहीं मालूम है, उन्होंने बस फेसबुक को समझा है और वो भी फेसबुक पे आए। तो मैं सिर्फ YouTube की बात नहीं, क्रिएटर इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ कि इसे ग्रो होना बहुत बाकी। करेक्ट। तो अभी जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत आगे बहुत जा चुका है, लाइक सैचुरेशन आ चुका है इसमें, ऐसा नहीं है। अभी तो ये इवॉल्व तक नहीं हुआ है सर। वाओ। तो ये है दोस्तों, इसका मतलब है कि अभी भी लेट नहीं है। मुझे लगता है कि मैं 2019 में आया, मैं लेट हो गया, लेकिन यस, मेरे लिए ये लेट हो सकता था उस समय, क्योंकि मुझे पता 2015 से था। मुझे बस इतना सा रिग्रेट है कि मैं 4 साल पहले भी शुरू कर सकता था। आपको भी शायद पता 2015 से है, लेकिन आज भी आप लेट नहीं है, ये अमरीश जी कहना चाहते हैं। लेट वो इंसान होता है जो सब कुछ पता होने के बाद भी शुरू नहीं करता है, और अब तो शुरू कर दे। और मैं अमरीश जी एक चीज कहता हूं, पैसा बट रहा है यूट्यूब पे, तो क्यों नहीं ले रहे? और मैं बस आपकी एक बात वो करना चाहता हूँ, सर ने 2 बार बोला इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक्चुअली इनको क्यों फील होता है ये लेट हुए हैं, इन्होंने जब आए, इन्होंने इतनी फास्ट ग्रो करी कि जो 16-15 में आए उनके बराबरी में आ गए आप, है ना। होता यही एक्चुअली कि अगर आप भी ना, आपके चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर्स होते तो आपको लेट फील नहीं होता, लेकिन आप जब आए, आपने आए और आप वो घोड़े की रेस में आए और बहुत फास्टली ग्रो किया, और जिनको भी आप देखा करते थे यूट्यूब पे ग्रो करते उनके बराबर आ गए। तो आपको फील होता है यार मैं भी 16 से शुरू करता था, बहुत आगे होता। बस फर्क इतना ही, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 10 मिलियन हो सकते थे, अभी 10 मिलियन आए नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये बताइए अमरीश जी की जैसे अब जो इंसान शुरू नहीं कर पा रहा है या आज भी डर रहा है कि यार कैमरे का पैसा लगेगा, लाइटिंग का पैसा लगेगा, ग्रीन स्क्रीन का पैसा लगेगा, फिर मेरे वीडियो को कौन देखेगा, तो ऐसे बहुत सारे डाउट आज भी एक क्रिएटर के माइंड में हैं जो बनना चाहते हैं बट बन नहीं पा रहे हैं। उनको आप क्या क्या कैसे गाइड करते हो उनको? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितने लोगों का इंटरेस्ट है क्रिएटर बनने पे कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना एक कंटेंट बनाऊं, मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप देखिए कि एक इक्विपमेंट्स की क्या जरूरत होती है। करेक्ट। मैंने खुद, और आप भी शायद इस बात से लाइक सहमत होंगे कि एक मोबाइल फोन की जरूरत है। आजकल हर क्रिएटर के पास 10 से 12 हजार का फोन रहता ही है सर। जितने भी लोग लाइक हमारी वीडियोस देख रहे हैं, इनफैक्ट जो लोग अभी वीडियोस देख रहे हैं उनके पास भी 10,000 से ऊपर के ही फोन होंगे सबके पास। स्मार्टफोन है, राइट। और एक माइक की जरूरत होती है जिससे सही आवाज लोगों तक पहुंच जाए। क्वालिटी थोड़ी खराब भी चलेगी, बट आवाज अगर आ जाती है तो लोग बड़ा संतुष्ट महसूस करते हैं। 700-800 रुपए का एक माइक आता है, मैं नाम भी लेता हूँ, बोया का माइक। हम सब ने यूज किया, आई थिंक मैंने तो कई सालों तक यूज किया, सर आपने भी वही यूज किया होगा। तो उसके अलावा और भी वैरायटी ऑफ माइक है, लेकिन कई बार हम लेके आते हैं नहीं चल रहा होता है, लेकिन वो एक ऐसा माइक है जो वर्ल्ड वाइड हर कोई यूज कर रहा है। 700-800 रुपए का आता है सर वो माइक। ले आइए, एक फोन आपके पास है ही, 300-400 रुपए का एक नकली ट्राइपॉड रख लीजिए, है ना, बस उसे रख के, और जो आपके अंदर कंटेंट है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि बनाए क्या। जैसे अभी थोड़ी देर आप पहले कह रहे थे कि मैं बहुत सारी चीजें, इतना अंदर कुछ है मैं बोल देता हूँ, वो है तभी आप बोल पा रहे हैं ना कैमरे पे। तो जब भी आप पहली बार कैमरा, जैसे मेरे पास क्या होता क्या, एक्चुअली एक नॉर्मल पर्सन जितना लाउड अभी बोल रहा होता है, कैमरा देखते ही वो धीरे हो जाता है। नमस्कार दोस्तों,
कैसे हैं आप सब। और हम में क्या है कि हम कैमरा देखते लाउड ज्यादा बोलते हैं excited। और हम नॉर्मल में बड़ा धीरे रहते हैं। तो ये बदलाव लाना है आपको। तो ये बदलाव तभी आएगा जब कंटेंट पे आप काम करेंगे। सो ट्रू। कंटेंट से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मार्केट में 50, 60, 100 तरीके की निशेस हैं। मोटिवेशनल स्पीकर में भी 4-5 वैरायटी है अलग अलग, है ना। कुछ बिजनेस कोच हैं, कोई सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बात करते हैं, आप बहुत सारी चीजों में करते हैं, है ना। तो अलग अलग क्रिएटर का एक जॉनरा है। करेक्ट। आपको एंटरटेनमेंट वीडियोस बनानी है, आपको व्लॉग की वीडियोस बनानी है, आपको एडटेक में एजुकेशनल वीडियोस बहुत से लोगों को बनाना होता है। बहुत से लोगों को सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है या किसी भी ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर बातें करनी है। सबसे पहले उसमें थोड़ी सी स्टडी करना शुरू करिए। आजकल पर्सनल फाइनेंस का ऐसा टॉपिक है, आप देखिए, आप खुद जानते हैं कि भारत में 3 से 4% लोगों को फाइनेंस के बारे में नॉलेज है। बिल्कुल। इसमें तो सबसे ज्यादा क्रिएटर चाहिए। इनफैक्ट इतने क्रिएटर आ चुके हैं, आप सोचेंगे मैं इतना बोल रहा हूं तो ज्यादा नहीं आए। क्रिएटर की इतनी वैल्यू बढ़ गई कि सेबी तक रोक लगा देती है यूट्यूबर्स को कि तुम्हें ये बोलना है और ये नहीं बोलना है। 1-2 क्रिएटर्स को बैन कर दिया गया है कि आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं बोल सकते। तो यूट्यूबर का इतना ऑरा हो चुका है। तो सबसे पहले आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थोड़ी मास्टरी करिए और उस मास्टरी को कैमरे के सामने आइए। जब आप पढ़ के किसी चीज को कैमरे पे आएंगे तो जैसा सर ने कहा कि शुरुआत कैसे करें, पहले दिन आप बहुत वाहियात वीडियो बनाएंगे, है ना। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, पहले हम लोग डाल देते थे, पहले कहते थे जैसा बना है डालिए, है ना। लेकिन मैं कहता हूं मत डालिए। अभी इस 4 दीवारी में अगर हम ऑन एयर नहीं है, कुछ अपशब्द निकल जाए, कुछ गलत वीडियो बन जाए, हम उसको कट कर सकते हैं ना सर। एब्सोल्युटली। तो वैसे ही आप पहली वीडियो बनाइए और देखिए खुद हंसी, हाँ छी कितनी गंदी वीडियो बनाया है ना। उसको साइड में रख दीजिए, फिर दोबारा सेम कंटेंट पे दोबारा रीशूट करिए। आप 10 बार शूट करिए, मैं गारंटी देता हूं जितने भी लोग देख रहे हैं, आप खुद कहेंगे अमरीश इतना बदलाव आ गया यार मेरे में, सिर्फ 30 मिनट के अंदर। एब्सोल्युटली। तो ऐसे शुरू दोस्तों, करत करत अभ्यास ते जड़मती होए सुजान, मतलब बार बार करना पड़ेगा। और लेट मी टेल यू, ये हमारे लिए अभी नेचुरल है कि कैमरे के जब बात करना है तो तुरंत कैमरे की तरफ मुंह हो जाएगा, जब इनसे सवाल पूछना है तो इनके ये अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता, ये हम पेट से सीख के आए। अगर हम घर पे बात कर रहे हैं तो कैसे बात करते हैं, पापा से बात, पापा इधर बैठे हैं तो पापा की तरफ मुंह देखेंगे, मम्मी इधर है तो इधर मम्मी की तरफ करेंगे। ऐसे तो करेंगे नहीं कि हाथ बांध के बैठेंगे हम लोग, ऐसे भी नहीं करेंगे कि हमारे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा। हम हंसेंगे, स्माइल करेंगे और आराम से करेंगे। और बिल्कुल सिंपल है, मोबाइल से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे यूट्यूब ही इतना पैसा दे देगा कि धीरे धीरे वो ही कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी पावर है सर। मैं जैसा आपने घर की बात करी तो घर से मैं जोड़ देता हूँ। चाहे आप किसी से ही बात करते रहे, जब भी आप खाना उठाते हैं तो मुंह में डालते हैं, नाक में नहीं जाता, कान में नहीं जाता, आंख में नहीं जाता। चाहे लाइट हो, अंधेरा हो, किसी से बात कर रहे हो आज तक, मतलब ऐसा कोई इंसान मैंने नहीं देखा जिसे खाना उठाने के बाद नाक में डाल लिया हो। करेक्ट है ना। तो ये एक प्रैक्टिस है जी। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें बढ़ेंगी। आजकल बहुत सारे लोग आ गए हैं सिखाने के लिए। आप बहुत सारी यूट्यूब कहते हैं कि यूनिवर्सिटी है पूरी, आप वहां सीख सकते हैं, बट कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो आप किसी को एक गाइडर्स मानिए, मेंटोर मानिए और उनकी तरह बनना शुरू करिए। अमरीश जी, अगला सवाल उन क्रिएटर्स के लिए है जो शायद जर्नी तो शुरू कर चुके हैं बट डीमोटिवेटेड हो रहे हैं जर्नी में, जहां कभी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे। उन्होंने अपनी तरह से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट लाने की भी कोशिश की है, 1.5 साल से वीडियो बना रहे हैं। तो अब वो लोग कैसे इंस्पायर्ड रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको जब शुरू किया था उन्होंने, तो उन्होंने सोचा था कि यार जॉब के साथ साथ शुरू करके एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, बट आज 1.5-2 साल 3 साल भी हो गए, किसी को पहुंच नहीं पा रहे। इवन यूट्यूब से $10 भी इनकम नहीं जनरेट हो पा रही है। तो इनके लिए क्या आपका सजेशन है? सर देखिए, अब ना सिर्फ यूट्यूबर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जी पर्सनल ब्रांड के साथ जुड़ के रहना है। आपको एक ब्रांड बनना पड़ेगा यूट्यूब पे भी, क्योंकि व्यूअर ना इवॉल्व हो गया है। 2015-16 में क्या था कि यूट्यूब का ट्रेंडिंग पेज बहुत ही वाहियात हुआ करता था। मतलब 25 मुंह वाला सांप आता था, लोग कहते थे अरे सांप, लोग क्लिक करके ढूंढते थे। लोग कहते थे फोटो पे तो था, उनको थंबनेल ही नहीं मालूम था जी। आजकल मैं आपको इनफैक्ट आप मेरी बातों से सहमत होंगे, आपके घर में जो कुछ बच्चे होंगे छोटे छोटे, आप उनसे मिलिए, यूट्यूब के बारे में आप ज्यादा उनको जानकारी है। वेरी ट्रू। कि थंबनेल है, वॉच टाइम इतना होता है, सब्सक्राइबर इतने चाहिए, है ना, हर एक निश पे अलग अलग पैसा बनता है, वो आपको बता देगा छोटा सा बच्चा। करेक्ट। तो व्यूअर इतना इवॉल्व हो चुका है धीरे धीरे कि वो जानता है कि अब मुझे कोच BSR यूट्यूब चैनल सर्च करके उनके चैनल पे आना है, ना कि उनकी वीडियो रैंडम कुछ क्लिकेबल में दिख जाएगी, मैं क्लिक करके आऊंगा। करेक्ट। तो फिर इस सिचुएशन में हमें एज अ क्रिएटर क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को एक मोनोपोली ऑडियंस बनानी पड़ेगी। वो ऑडियंस जो मुझसे सुनना चाहती है, वो ऑडियंस जो मेरी ऐसी बात करती है। मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि भारत एक ऐसा देश है, हम ब्लेस्ड हैं कि आप गाली भी बकते रहेंगे तो उसकी भी एक ऑडियंस होती है। करेक्ट। कि हमें तो गाली ही सुनना है
मतलब दिन भर की थकान के बाद अगर कोई गाली दे दे तो बड़ा बहुत मजा, सारे right? यूट्यूबर्स हैं तो मतलब वही है सर कि ऑडियंस हम ब्लेस्ड है कि हमारे पास हर टाइप की ऑडियंस है करेक्ट। और हमें अपनी एक मोनोपोली ऑडियंस बनानी है और व्यूअर्स इवॉल्व हो रहा है। आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड जोड़ना पड़ेगा। आप कुछ भी बना के क्लिकेबल करके लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तब आप फ्रस्ट्रेशन होगी कि यार मैं फ्रस्ट्रेशन में आप बहुत गलत गलत डिसीजंस लेंगे। शुरुआत में आपने सोचा था यूट्यूब बनाऊंगा, लाखों रुपए आएंगे, फॉर्च्यूनर में घूमूंगा, थार में घूमूंगा, लेकिन वो सपने टूटते हैं तो इंसान बहुत डिप्रेशन में जाने लगता है। तो उस सपने को बनाने के लिए एक ब्रांड बनाइए जो आप हैं। हाउ वंडरफुल। दोस्तों ये ब्रांड बनाने के बहुत सारे छोटे छोटे तरीके हैं, जैसे कि आपके कलर कॉम्बिनेशंस, आपके ड्रेसिंग, आपके कपड़े, आपका तरीका, आप वीडियो कैसे स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड कैसे करते हैं, आपका जिस जॉनर में है, ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे, थोड़े सीखने पड़ेंगे। और अगर आप में से किसी को भी ये चीज़ें डिटेल में सीखनी है तो अमरीश जी वो पूरा का पूरा एक मिशन लेके चल रहे हैं वी मेक क्रिएटर्स के नाम से, जहाँ पे कि आप उनसे अच्छे से सीख भी सकते हैं ये सारी चीज़ें। अमरीश सर, एक यूट्यूबर में आप कई सारे यूट्यूबर से मिले हैं, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके 25 मिलियन सब्सक्राइबर है, 30 मिलियन सब्सक्राइबर है, 50 मिलियन सब्सक्राइबर भी शायद होंगे जिनसे आप किसी से मिले होंगे। नहीं, मैं तो मिला हूं सर 25 वालों से। 25 वालों से। तो ये 25 मिलियन सब्सक्राइबर वाले लोग या 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले लोग, इनमें क्या डिफरेंट है जो कि शायद कई यूट्यूबर्स में या कई क्रिएटर्स में नहीं है? देखिए, हर एक का एक जॉनरा है सर। जैसे आजकल एक नया ट्रेंड आ गया 1.5-2 सालों से शॉर्ट्स का। तो शॉर्ट्स में क्या है कि हम ना हैबिचुअल, हमें किसी लोग कहते हैं ना व्यूअर्स की डिमांड है तो वैसा ही वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली ये वर्ड रॉन्ग मैं मानता हूँ, हो सकता है किसी और के लिए थ्योरी सही हो। हम सोचते हैं कि हम सप्लाई इतनी बढ़ा देते हैं कि लोगों को पसंद आने लगता है। दिल्ली में मैं 10 साल से रहता हूँ, मैंने नहीं देखा दिल्ली वाले मोमोज के बड़े प्रेमी थे। अचानक से जहां भी पूछो भाई कहाँ, ना कह रहा कोने पे मोमोज वाला मिलेगा, वहां से राइट ले लियो, है ना। मोमोज की दुकान पे गए, देखिए यार गोलगप्पे वाले मिल ही नहीं रहे, मोमोज ही खा लेते। इतना हैबिचुअल बन गया कि हर दुकान पे मोमोज वाले दिख रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं दिल्ली वाले मोमोज से प्रेम करते हैं। ऐसा था नहीं पहले, सप्लाई इतनी बढ़ा दी। तो मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि क्रिएटर्स, आपने कहा कि 1 मिलियन में 25 मिलियन में क्या डिफरेंस है। तो क्रिएटर जब आता है, इवॉल्व करता है, तो उसने देखा शॉर्ट्स, उसे लगा यार शॉर्ट्स बना के ना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब शॉर्ट्स यूट्यूब का नया ट्रेंड भी है, यूट्यूब उसको प्रमोट भी कर रहा है, तो ऑब्वियसली यूट्यूब उसको पुश करेगा। तो शॉर्ट्स में क्या है, सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ते हैं। लेकिन शॉर्ट्स क्रिएटर, मैं अभी कॉलेज में था, मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम यस्टरडे या आज पूरे दिन भर में तुमने कितनी शॉर्ट्स वीडियो देखी? उसने कहा 250। मैंने कहा कितनी याद है? कह रहा 3 याद है। मैंने कहा वो 3 तुम्हें इसलिए याद है क्योंकि तुमने पहले भी उसके बारे में देखा हुआ है, तभी वो 3 याद है। तो शॉर्ट्स का पेनिट्रेशन दिमाग से निकलने का बहुत जल्दी है, बहुत फास्ट है, मतलब रजिस्टर ही नहीं करता। और कई बार ये भी होता है कि जब हम शॉर्ट्स दिखा रहे हैं ना तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। शॉर्ट्स में कई लोगों के मिलियंस में व्यूज हैं, बट वो शॉर्ट खत्म हुआ तुरंत वो गायब हो जाते हैं। तो कई क्रिएटर्स के 10 मिलियन 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो हैं, लेकिन वो पैसे नहीं बना रहे। मैं हमेशा मानता हूं कि लोग यूट्यूब पे शुरुआत में तो आते हैं नेम फेम के लिए, लेकिन 1-2 साल बाद नेम फेम से मतलब नहीं होता, उनको पैसा चाहिए। तभी लोग कहते हैं कि तुम्हारी फेक स्माइल है, हमारे पास कोई सेल्फी लेने आता है, चलो जा, हमें पैसा चाहिए। पहले हम सोचते थे काश कोई कॉलेज हमें बुला ले, आज कहते हैं जब तक 5-10 लाख रुपए नहीं देगा नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1-2 साल बाद आपको फेम नहीं चाहिए, आपको पैसा चाहिए। तो पैसा बनाने के लिए पहले तो हम फेम के चक्कर में रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं अब जो पहले क्रिएटर्स ना इंसिडेंटली आ जाते थे कि कुछ नहीं कर रहे, जैसे हम सब क्या थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाते पढ़ाते चलो कुछ वीडियो बनाते हैं, बन जाएंगे। अब क्रिएटर्स बनने आते हैं लोग। करेक्ट। अब लोग ऑफलाइन, अब लोग ऑनलाइन टीचर्स बनने आते हैं, ऑनलाइन क्रिएटर्स बनने आते हैं। तो पहले से ही प्लान करके चलिए कि यार मेरा निश क्या है, कमाना मुझे करोड़ों रुपए और मैं आके यहाँ पे नॉर्मली मतलब सेल्फ हेल्प की बातें कर रहा हूँ, नॉर्मल बातें कर रहा हूँ, तो मैं करोड़ों रुपए नहीं बना पाऊंगा। अंदर एक मलाल रहेगा, ना मैं काम भी अच्छा कर पाऊंगा, ना मैं करोड़ों बनाना पाऊंगा। तो सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड करिए, क्योंकि मैं कई क्रिएटर से अलग अलग मिलता हूँ सर। कई ऐसे क्रिएटर हैं जिनके सब्सक्राइबर सिर्फ 50,000 से 1 लाख हैं और वो महीने का 1 करोड़ रुपए बनाते हैं। ट्रू। और मैंने देखे हैं ये नंबर्स, तो आई होप आपने भी देखे, इतने सारे क्रिएटर्स आप भी मिलते हैं कि, और कई ऐसे क्रिएटर हैं जो 10 मिलियन भी हैं। लोगों को लगता है फिर ये कितना कमा रहा होगा, लेकिन वो महीने के 3-4 लाख रुपए बना रहा है। अब कुछ लोगों को लगेगा ये भी कम थोड़ी है ना, लेकिन ये एक उसको तो लग रहा है 10 मिलियन वालों को कि उसने कहीं ना कहीं शुरुआत में कुछ गलती करी। तो हर क्रिएटर का एक अलग अलग तरीका है, सबकी अपनी जर्नी है। मैं इतना मानता हूं कि अभी भी क्रिएटर्स प्लान्ड होके नहीं आ रहे हैं, अनप्लान्ड तरीके से आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक स्टैब्लिश जगह बनाई है। बट अब जो सही तरीके से अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं वो बहुत आगे जाएंगे। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात इधर से निकल के आई कि
डोंट जस्ट गो बाय कितने मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जितने मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं डेफिनेटली उससे आपका ब्रांड तो बड़ा हो रहा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 मिलियन वाला 10 करोड़ कमा रहा है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख फॉलोवर वाला सिर्फ 1-2 लाख रुपए कमा रहा है। लाख फॉलोवर वाला भी कई बार करोड़ कमा रहा है। कैसे? वो जो लाख लोग उसके चैनल पे आ रहे हैं वो उनको कितनी वैल्यू दे रहा है, उससे वो लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं, उसके बाद वो कोई कोर्सेज बेच रहा है या और किसी तरह से उनसे कनेक्ट कर रहा है, एंड दैट इज़ वेयर द गेम इज़। और लाख फॉलोवर कम होते हैं क्या सर? नहीं, मतलब वैसे तो अब हम और आप जिस नंबर पे बैठे हैं आई थिंक महीने में बढ़ रहे हैं, बट ये मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत हैंडसम नंबर होता है। इस पे एक हमारा सिल्वर प्ले बटन आता है। Correct. और पहली बार जब बटन आता है तो बड़ा मजा आता है। मैं वो जो आपने कहा कि कैसे कमाते हैं वो भी प्रैक्टिकल लोगों को बता देता हूँ। मैं भी रिसेंटली बैंगलोर गया था तो एक एजुकेटर मुझे मिले जो कि ट्रांजेक्शन कराते हैं, मतलब बच्चों को जावा वगैरह सिखाते हैं, जावा और मशीन लर्निंग के कोर्सेज बनाते हैं। तो उनके जितने भी लाख सब्सक्राइबर उनके पास हैं, उनके हर वीडियोस पे व्यूज आते हैं 10,000 12,000 हर वीडियोस पे कंसिस्टेंट। वो कहते हैं सर ये 12,000 लोग पता है कौन है? ये वो लोग हैं जो अपनी जॉब में ट्रांजिशन चाहते हैं। अच्छा। अभी कहीं जॉब कर रहे हैं किसी भी प्रोफेशन में, किसी कंपनी में, आईटी कंपनी में, और उनको चाहिए कि मुझे जॉब में स्किल करना है, कुछ शॉर्ट में कोई कोर्स करना चाहता हूं। तो सर ये 15,000 लोग रेडी बैठे, इनके लिए 10,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं मुझे देना। इनफैक्ट ये रोज मुझे कमेंट करते हैं कि सर जल्दी से एक नया कोर्स लेके आओ जिसे मैं करके मैं अपनी जॉब में ट्रांजिशन लाऊं। करेक्ट। तो आप सोचिए कि 15,000 लोग, आप लोग बैठे, सर हम लोग क्या करेंगे, लोग मोबाइल निकाल लेते हैं कि नंबर बताने वाला है, ये कैलकुलेट करते हैं कितना बना। तो आप सोचिए कि अगर 5,000 लोग भी 10,000 रुपए दे रहे हैं तो क्या नंबर बनेगा सामने? बहुत बड़ा नंबर बनता है। तो ये नंबर्स हैं, मैं हैरान हूं लोगों का। तो खैर हम लोग हैरान इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली क्रिएटर से मिलता हूँ। एक सर कह रहे थे सर आपका दिमाग फटता नहीं है? आप 10 क्रिएटर से अलग अलग तरीके से जानकारी ले रहे हो, फिर भी आप 2 ही चैनल लगे चल रहे हो। तो ये ठहराव है जो मैं क्रिएटर में मुझे मिलना अच्छा लगता है, जैसा आपने शुरू में बताया। लेकिन क्रिएटर वाकई बहुत पैसा बना रहे हैं सर आज के डेट में। सो ट्रू। दोस्तों ऐसे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कहीं नहीं जाते हैं, एक कमरे में बंद रह रहे हैं और महीने का 10-10 करोड़ रुपए बना रहे हैं, और फिर जब निकलते हैं तो फिर वो दिल खोल के खर्चा भी करते हैं, अपनी लग्जरी लाइफ भी जीते हैं, अपने परिवार वालों को भी जीने में मदद करते हैं। आपने थोड़े दिन पहले क्रिएटर्स कार्निवल किया, 5,000 क्रिएटर्स को आप एक जगह ला पाए। पहले तो मुझे ये बताइए कि 5,000 क्रिएटर्स को एक जगह लाना, हाउ इजी वाज इट फॉर यू? मतलब वैसे तो गो विद द फ्लो था, आसान लगा क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड थे इस काम को करने के लिए, बहुत मजा आया। लेकिन कई बार सोचता हूँ तो मेरे को भी लगता है यार ये काम मैंने बड़ा मतलब आसान था नहीं। क्योंकि क्या होता है सर, एक व्यूअर्स को बुलाना, क्योंकि जब मैं अकेला अगर सेशन ले रहा हूँ और मेरे सामने 5,000 लोग हैं तो मुझे सुनने आए थे जी। लेकिन वहां पे जैसा आपने बताया और सब जानते हैं कि 300-350 बड़े क्रिएटर्स थे। वो बड़े क्रिएटर्स इतने बड़े थे कि वो अपने आप में दमखम रखते थे 5,000 इवेंट हर 6 दिन पे करने का। करेक्ट करेक्ट। तो मुझे उनको एक जगह पे लाना और बिठाना सुबह से शाम तक, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन हमने तकरीबन 4 साल से वी मेक क्रिएटर्स एक चैनल चलाते हैं जहां पे हम क्रिएटर्स को ही मैनेज करते हैं, उनकी छोटी छोटी अच्छाइयाँ, उनको किस बात से बुरा लग सकता है ना, कहाँ पे उनको लगेगा कि नहीं यार अमरीश ने खराब तो किया लेकिन यहाँ उसने दिल जीत लिया है ना। तो मैं वो सब चीजों को नोट डाउन करके छोटे छोटे हमने कई ऐसे इवेंट्स करे, 500 क्रिएटर्स का, 1000 क्रिएटर्स का, छोटे छोटे काफी वर्कशॉप्स करे, भिलाई में हो या एमपी में हो, हमने रायपुर में करा, दिल्ली में काफी करे। तो काफी इनपुट्स थे हमारे पास, उसके बेसिस पे हमने डिसीजंस लिया। मेरी टीम बड़ी स्ट्रांग है जो कि 3 सालों से क्रिएटर को ही काम करने पे लगी हुई है। तो हमने बहुत प्लान तरीके से, मैनेज तरीके से काम किया। बहुत चैलेंजिंग था सर, मैं आपको सच बताऊं। बिहाइंड द कैमरा मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी कि कई बार क्या होता था कि पोस्टर में अब 100 क्रिएटर लगाने हैं, रैंडम जाता था कि आज पोस्ट जा रहा है कल, तो ग्राफिक डिजाइनर से एक आध फोटो छूट जाती थी। अब छूटती थी तो कोई टीचर छूट गए, उनका सीधा डायरेक्ट आता था रेजर पे का पेमेंट। तभी मैंने एक जोक बना लिया कि मास्टर आदमी से एडसेंस नहीं पूछते, उससे पूछते रेजर पे का अमाउंट बताओ। तो एकदम से पेमेंट आया, सर माना कि एमपी का छोटा चैनल है लेकिन पेमेंट वाइज सबसे ऊपर है। तो मैं सीधा सॉरी बोलता था, सॉरी सर। तो बड़ा चैलेंजिंग रहा, लेकिन एट द एंड आप भी थे सर उसमें, और बहुत हेक्टिक था। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैं मतलब आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि जब इस तरह का काम होता है ना तो उसकी गूंज लाखों लोगों तक पहुंचती है और लाखों लोगों को एक साथ इंस्पिरेशन मिलती है। और मैं तो करोड़ों लोगों तक इंस्पिरेशन पहुंचाना चाहता हूं, ये मेरा मिशन है। तो जो भी इस काम को करता है, आई रियली फील वेरी हैप्पी। थैंक यू। तो अमरीश जी, आपकी पर्सनल सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करते हैं। आपने 2016 से शुरू किया, मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर करें कि हो सकता है ये आपके लिए ईजी हो या ना हो शेयर करना, बट सवाल पूछना मेरा हक है।
हाउ मच डू यू मेक आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्रिएशन जो कि आपने यूट्यूब के थ्रू किया? देखिए एक दो बार मैंने अपने चैनल पे अपनी एडसेंस की रेवेन्यू शो करी हुई है, तो अब तक हमने देखा कि कुछ एडसेंस से बीते 7 सालों में 2-2.5 करोड़ रुपए हमने बनाए एडसेंस रेवेन्यू से। खैर ये भी एक अच्छा खासा हैंडसम नंबर होता है। जब मैं ऑफलाइन में 30 से 40 हज़ार रुपये महीना अर्न करता था और मैं जोड़ूं तो 2 करोड़ रुपए बहुत होते हैं बीते 7 सालों में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार एक अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बहुत सी चीज़ें कर पाऊंगा, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें करी। इसके अलावा एक यूट्यूबर की रेवेन्यू आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, शायद मेरी कैलकुलेशन कर पाएंगे लोग, 10,000 इंटू 5,000। हाँ, वैसा वाला परसेंटेज वाइज मैं बता रहा हूँ सर कि हमेशा एक यूट्यूबर का एडसेंस रेवेन्यू उसकी टोटल इनकम का 10 से 20% रहता है। करेक्ट, एवरेज बता रहा हूँ, किसी का 80% भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज इनकम में 15 से 20% होता है। उसके बाद आता है स्पॉन्सरशिप। अगर आपने एक मॉडरेट लेवल पे एक ब्रांड बना लिया, ब्रांड का मतलब ये नहीं कि आप भुवन बाम ही बने तभी आपको एड्स मिलेंगे, कि आपके वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आए, या आप सौरभ जोशी बन जाए या फ्लाइंग बीस्ट बन जाए, बट अगर आपके चैनल पे 10,000 व्यूज भी कंसिस्टेंट आ रहे हैं तो ब्रांड आपके पीछे पागल रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार आपने 10,000 लोगों को इन्फ्लुएंस तो करा हुआ है, और अगर मैं इस पे ऐड दूंगा तो मेरा ROI अच्छा खासा निकलेगा यहाँ से। तो अगर आपके चैनल पे 10,000 भी कंसिस्टेंट व्यूज हैं तो एक महीने का 7-8 या 5-6 तो आप ब्रांड इंडोर्स कर सकते हैं अच्छा खासा। और मिनिमम आज के रेट में अगर आप 3 से 4 साल यूट्यूब पे हैं और इतने व्यूज आ रहे हैं तो समझिए 2 से 2.5 लाख रुपए तो आपके बनने ही बनने हैं। एक ब्रांड से सर बनता है। तो आप सोच लीजिए उससे क्या बनेगा। साथ में मेरा एक स्किल वाला काम भी है। मैं तकरीबन 4 सालों से लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, मैं और मेरी पूरी टीम। तो एक अच्छा खासा हमारा स्टूडेंट बेस भी है उस पर, तो एक वहां से भी एक हैंडसम अमाउंट आता है हमारा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेजर ऑफ तरीके यूट्यूबर्स के होते हैं। उसके बाद एफिलिएट्स हैं और भी बहुत से तरीके हैं। तो एक इतना है कि मैं आपको सच बताऊं कि मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि यार मैं अगर YouTube नहीं होता, क्योंकि मेरे जीवन में YouTube आया था पहली बार। मतलब मैं मास्टर से YouTube पे ही आया था। मुझे क्रिएटर नहीं पता था, मुझे YouTube मालूम था। तो मैं कहीं भी अगर कुछ होता है तो मैं YouTube का थैंक यू कहता हूँ। जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट भी हुआ, लोग कहते थे अरे यूट्यूबर बन गए, कुआं है, बाल्टी से निकाल रहे हैं लोग, जो जनरली जो रिलेटिव्स हैं जब देखते हैं। तो मैंने कहा ऐसी बात है, मैंने कहा रुको, मैं बैंगलोर की एक टॉप कंपनी में मैंने 1 करोड़ का पैकेज लिया। क्या बात, आज से 7 महीने पहले। और 3 महीने काम करने के बाद वहां पे पूरी टीम भी ले गया मैं अपनी, 30 लोगों की टीम वहां ले गया, शिफ्ट हो गया वहां पे। और 3 महीने करने के बाद मेरे को लगा नहीं यार मैं जॉब फिटेड बंदा नहीं। इंसान को तब लगता है जब आप उसमें घुसते हो। मैंने रिजाइन कर दिया। हाउ ब्यूटीफुल। और रिजाइन करने के बाद जो मुझे बोनस भी मिला था 1 करोड़ रुपए, मैंने वो वापस किए। अच्छा, इंस्टेंट। और यहाँ आने के बाद फिर लोगों ने कहा देखा यूट्यूबर था, भगा दिया ना इन लोगों को, इन लोगों से पैसा नहीं बनता। रिश्तेदार, मैंने कहा जल गई मेरे, मैं दिखा दूं तुम्हें फिर से। मैंने विद इन 3 मंथ्स 3 कंपनी बिठा दिए, तीनों के ऑफर लेटर पड़े थे। इतना इतना और 1.5। अच्छा, मैंने कहा 1.5 करोड़ वाली जॉब लूंगा। और मैंने ली और मैंने दिखा दी उनको कि देखो भाई दोबारा से ले ली जॉब। तो मेन पावर ये होती है कि इन सब में एक बात समझ आई कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है सर। That was inspiring। 1.5 करोड़ का जॉब पैकेज आपने लेके 3 महीने में वापस छोड़ दिया। और वो भी लेके मुझे लग नहीं रहा कि मैं उनको काम करता हूं, पर उनको लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूं उनके लिए। तो मैं एज अ क्रिएटर इतना बढ़िया आप अपने आप को बनो यार कि आपको खुद ही फील ना हो रहा हो कि मैं करता क्या हूँ। लोगों को लग रहा है कि यार आपके पास टाइम ही नहीं है, आप तो बहुत बिजी हो। और आपको फील हो रहा हो कि यार आप बेरोजगार हो, कुछ नहीं काम करते, निठल्ले बैठे। एज अ क्रिएटर मेरे को ये फील होता है। लोग मुझे हर दिन कहते हैं अमरीश जी आप बहुत बिजी रहते हो, वाओ यहाँ जाते हो वहां जाते हो करते हो। मुझे लगता है मैं कुछ काम ही नहीं करता। सो ट्रू। हम लोग तो वो करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। तो अभी बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, कभी भी दोस्तों से मिलोगे तो भी बातचीत करोगे। हम लोग भी एज ए दोस्त बातचीत कर रहे हैं और ये वीडियो भी बन रहा है। सच ए ब्यूटीफुल। दोस्तों ये पावर है आपकी ब्रांड बिल्डिंग की। देखिए क्या है, YouTube से पैसा एक लेवल पे मान लीजिए आपका अच्छा बन रहा है, 10 लाख 20 लाख 25 लाख, लेकिन जो अमरीश जी ने कहा आज हम लोग YouTube से एक महीने में, मेरे 22-23 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन बहुत अच्छा पैसा बनता है। पता है कैसे? ना सिर्फ YouTube से बनता है, हमारे कोर्सेज लोग वहाँ से खरीदते हैं। लोग वहाँ से इन्फ्लुएंस होने के बाद हमारे पास ब्रांड्स आती हैं जिनके ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं। और पता नहीं कौन कौन सी तरीके से, जैसे स्पॉन्सरशिप, जैसे इन्होंने बताया, स्पॉन्सरशिप का एक बहुत बड़ा अमाउंट आता है। तो आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये मत सोच के चलेंगे सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा वहीं से लाख सब्सक्राइबर होंगे तो लाख रुपया आएगा। लाख रुपया मेरे लिए एक्साइटिंग नहीं है, मैं जॉब कर लेता हूँ। वो लाख के साथ साथ 10 लाख भी आ सकता है। एंड ये आपको समझना है। अमरीश जी जाते जाते 2 और सवाल। पहला सवाल आपसे कि अब अगले 10 सालों में आपका विजन क्या है? मैंने सर यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम किया। मुझे पता है कि यूट्यूब अब एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। पहले आज से मैं 3 साल पहले बोलता था, ऑडियंस गाली बकती थी, ये देखो हमें लूट रहा है। बट अब लोगों को समझ आ चुका है True.
कि यूट्यूब एक बेस्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। आप अपना एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाइए, चाहे वो फिजिकल हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो या फिर आपके कोई सर्विसेज हो। आप अपना एक प्रोडक्ट बनाइए और उस प्रोडक्ट को लेके काम करना शुरू करिए। मैंने भी अपने कुछ सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करे बीते 3-4 सालों में। हमने उन पे बहुत अच्छा काम किया। शुरुआत में अकेले था, लेकिन आज टीचर्स और हमारी टीम मिला के एक स्ट्रॉन्ग, हम 30-35 लोगों की टीम है जो स्पेशली इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। और नेक्स्ट 10 सालों में मुझे पता है कि स्किल का बहुत बड़ा बोलबाला है आने वाले भारत में। भारत के लोगों को समझ आ जाएगा कि जो हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता है उससे पैसों का कोई वास्ता नहीं है, और ये चीज़ लोगों को समझ आ जाएगी। किताबें हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं, लेकिन आप उसको भ्रम में जीते हैं कि मैं अच्छा पढ़ूंगा तो मैं अच्छे पैसे बनाऊंगा। तो या तो आप अच्छे इंसान बनिए, अच्छी बात है, वो हम ठोकर खा के भी सीख जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई को इतना तजुर्बा मत दीजिए कि जीवन में आप हमेशा फ्रस्ट्रेशन फील करें कि कई बार ना ज़्यादा डिग्री भी इंसान का बोझ बन जाती है। करेक्ट। मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं, मैं जॉब्स और डिग्री के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे हमेशा है कि ये आपको लर्निंग्स देती है वहां से। लेकिन आप ये सोच के कि यार मैंने अपने जीवन में बहुत सारी डिग्रियां ली हैं और डिग्री लेने के बाद मुझे तो कुछ बड़ा करना चाहिए था, मैं क्यों नहीं कर पाया, मैं बहुत से लोगों को फ्रस्ट्रेटेड देखता हूँ। तो कम से कम मैं खुश हूँ कि मैंने बहुत 1-2 ही डिग्री ली है और मैं अपने जीवन में सही काम कर रहा हूँ। करेक्ट। और अमरेश जी, दूसरा सवाल आपसे कि अब जो युवा हैं उनके लिए इस पूरी जर्नी में कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, जैसे ठीक है वीडियो भी बना लिया, करेक्ट, लेकिन एटीट्यूड वाइज कौन सी चीज़ें आपको लगती है जो 2 या 3 लर्निंग आप उनको दे सकते हैं जो उनके बहुत काम आए एंड जिससे उनको लगे कि यार यस ये ही मिसिंग था या यही मैंने कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा? करेक्ट। सबसे पहले मैं जाते थे ये बताना चाहूँगा लोगों को कि यूट्यूब और या फेसबुक, इंस्टाग्राम ये कोई करियर नहीं है। ट्रू। ये एक प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने मार्केटिंग की बात करी, एक प्लेटफॉर्म है। एग्जाम्पल ले लीजिए, संदीप महेश्वरी से यूट्यूब ने कहा कि अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करेंगे फिर भी हम आपके चैनल पे ऐड चलाएंगे। उन्होंने कहा बंद कर दो हमारा चैनल, हम अपना प्लेटफॉर्म खुद खोल लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्किल है जिससे लोग उनसे अट्रैक्ट हो रखे हैं। तो हमेशा आप यूट्यूबर बनना है इस पे फोकस ना करके पहले अपनी एक स्किल पे काम करिए। कोई भी एक स्किल हो सकती है आपके अंदर, चाहे आपके अंदर वीडियो एडिटिंग की स्किल हो सकती है, ग्राफिक डिजाइनिंग की हो सकती है, आपके अंदर लाइक डिफरेंट ऑफ टाइप्स, मैं बात करूं बहुत सारे स्किल्स हैं आज के डेट में। योगा ट्रेनर है आप अच्छा घर में खाना बनाती हैं, कुकिंग चैनल है, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, आपके अंदर नॉलेज है कि यार मैं बजटिंग अच्छा करता हूं, 10,000 से घर कैसे चलाया जा सकता है, आप पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक स्किल बनाइए। और मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, वैसे तो दुनिया में हजारों स्किल्स हैं जिनसे पैसा बनाया जा सकता है, पर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बोलने वाला बनिए, है ना। चुप रहने वाला इंसान ज्यादा पैसे नहीं बनाता, ये मैंने तो देखा है अपने जीवन में। तो बोलने वाला बनिए दोस्तों, बोलिए, बात कीजिए। मैं तो बार बार लोगों को कहता हूं जो बोलेगा वो राज करेगा, जो सुनेगा वो ऑडियंस में बैठा रहेगा। इसीलिए बोलिए, तब आपके वीडियोस चलेंगे, तब आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, तब आप एक लीडर बनेंगे। हर क्षेत्र में लीडर बनने के लिए इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी होना जरूरी है, बात करना जरूरी है, और वो आज अमरेश जी की है, इसीलिए बहुत सारे लोग उन्हें सुन रहे हैं। सो दोस्तों, इट वॉज एन अमेजिंग इंटरव्यू। आपको इस इंटरव्यू की कौन सी खास बातें लगी वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। एंड अमरेश जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया, आप यहाँ पधारे, एंड लिटरली कई लोगों को ये वीडियो इंस्पायर करेगा। दोस्तों, इनके साथ जुड़ने के लिए महात्मा जी टेक्निकल, इनकी यूट्यूब चैनल एंड वी मेक क्रिएटर यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा, सो दैट यू कैन फॉलो हिम एंड यू कैन लर्न हाउ टू बिकम a great creator. Thank you Amresh sir, thank you so much for being here. Thank you so much sir कि आपने मुझे मौका दिया, आपकी ऑडियंस को मैं कुछ इंटरटेन कर पाया स्किल्स रिलेटेड। और मैं आपके चैनल को तकरीबन 2-3 साल पहले, तो आपने जैसे बताया कि आपने 2019 से शुरुआत करी, तो मुझे लगता है इन बिटवीन ही मैंने आपका चैनल देखा था, और काफ़ी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब मैं आए दिन आपके शोज देखता रहता हूँ, हर दिन कभी ना कुछ चल रहा होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि क्रिएटर आप हर दिन कुछ नया कर रहे होते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है, आपकी ऑडियंस को भी मजा आता है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, एंड रियली अप्रिशिएट कि भगवान बस ऐसे ही ब्लेसिंग देता रहे आपको और हमको, ताकि हम पूरे हिंदुस्तान को इंस्पायर करते रहें। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपने ये इंटरव्यू देखा, इसको फैला दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि हर क्रिएटर को इस इंटरव्यू की ज़रूरत है आज। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और भी आपको अमरेश जी जैसे और भी इंस्पायरिंग लोगों से मिलना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके नाम शेयर कीजिए, सो दैट वी कैन इन्वाइट देम फॉर द पॉडकास्ट एंड
आप तक ऐसे ही वैल्यू पहुंचाते रहें। थैंक यू अमरीश सर, Thank you, sir. थैंक यू एवरीबॉडी, लॉट्स ऑफ लव।